नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। नहीं सर, आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। आप दोबारा ज्वाइन कर लो एक बारी। आप कट करके दोबारा ज्वाइन कर लें। डॉक्टर स्वाति डॉक्टर स्वाति मेरी क्लास हो गई, शुरू होगी होगी। उधर बैठ जा बीच में, वहाँ मैडम पेशेंट देख। उधर बैठ जा, आराम से बैठ, यहीं बैठो। देख भाई, देखिए डॉक्टर स्वाति को हेडफोन दो। नहीं नहीं आ रही सर। बैठो कौन। ये वर्टिकल जाएगा, एक्सपायरी बना के बड़ा कर लेना इसको। ये तो है, नहीं रहना। मैंने अपना वीडियो वीडियो बंद कर दिया। मैंने वीडियो क्या कर रहा है, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही देखा। मैं अपना वीडियो बंद कर रहा है।
सर आप अनम्यूट तो करें पहले। अभी भी साउंड नहीं आ रहा है बिल्कुल भी सर। मे भी माइक में इशू है सर, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। मैसेज तो बंद कर मैं तभी तो तुम्हें कॉल करके पता कर। ये अकेले आने को मन नहीं कर रहा, रात को या फिर रात को अकेला आना। अरे यहाँ हम यहाँ से मेक्सिको हॉस्पिटल के सामने से निकले। कब? रात को। अरे वहां से आया था यहाँ। ये जो कोशाम्बी वाला रोड है ना, इसी पे तो था आज। वापसी हम यहीं से तो निकले, उसको गाजीपुर उतार दिया बाहर मोड़ पे, उसको संदीप को। ट्रिपल राइडिंग बिना हेलमेट, ये बंद। मैं तो हेलमेट था।
हेलो, आवाज जा रही है बच्चों? सर आपकी आवाज आ रही है सर, बच्चे लेकिन बहुत धीमी आ रही है सर। नहीं आ रही है। हाँ सर, वॉल्यूम बढ़ा के देखिए सर। वॉल्यूम तो हमने फुल रखा है। अच्छा, ये स्टूडेंट्स उधर विद्यार्थी लोग बोल रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। नहीं, अब इस समय बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। अच्छा अच्छा, बच्चों आवाज मिल रही है? अब आ रही है सर, पहले नहीं आ रही थी। हाँ जी सर, आ रही है आवाज। हाँ हाँ, अपने आप ही हमें लगता है नेटवर्क इशू रहा होगा, और ऐसे पूरी आवाज मतलब अनम्यूट था वो। थैंक यू भैया अनुरुद्ध जी, धन्यवाद। यू आर वेलकम सर। सर यू मे स्टार्ट नाउ सर। हाँ ओके। ओके सर। चलिए बच्चों, आज आप लोग सभी बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं। हाँ जी हाँ सर। जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास, आपको BHDC 131 आपका पाठ्यक्रम है। पुस्तकें आपको मिल गई होंगी, उसमें देखा होगा हिंदी साहित्य का इतिहास में आज जी पढ़ाना है जी। आपको। ठीक, तो हम चाहते हैं कि आप लोग अपना एक म्यूट, अपना माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक, कभी कुछ पूछना हो या कुछ न समझ में आए तो उसमें अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। आज हिंदी साहित्य का इतिहास हम आपको पढ़ाएंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करीब 1100-1200 वर्षों का एक लंबा कालखंड है जो हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में जाना जाता है। और इस पूरे कालखंड को मुख्यतः 4 भागों में विभक्त किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। ये अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हिंदी साहित्य का एक ये जो ऊपरी तौर पर आपको विभाजन दिखता है, ताकि आप क्रमशः उसकी अन्य प्रवृत्तियों से, विशेषताओं से अवगत हो सके, आसानी से उसे समझ सके। इस नाते से ऐसा विभाजन किया गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आचार्य रामतन शुक्ल के अनुसार अगर देखें, संवत 1050 से 1375 तक का जो समय है वो हिंदी के आदिकाल के रूप में जाना जाता है। ठीक, 1375 से और 1700 तक का समय वो भक्ति काल के रूप में जाना जाता है, और इसी प्रकार से 1700 से 1900 तक का जो समय है वो हिंदी साहित्य में रीत काल के रूप में जाना जाता है। और रीत काल 1900 से लेकर के संवत और अब तक इसे आधुनिक काल के रूप में माना गया है। तो इस प्रकार से ये कालखंडों का जो विभाजन है, इससे हम जो एक एक कालखंड है उसकी प्रवृत्तियों से अवगत हो सकते हैं, उसकी प्रवृत्तियों को जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम आदिकाल पर बात करते हैं, और आदिकाल पर भी पहले आपको ये समझना होगा कि हिंदी साहित्य का ये जो स्वरूप है वो एक दिन में नहीं विकसित हुआ है। हिंदी साहित्य के इस स्वरूप को बनने में एक लंबी परंपरा का योगदान है। और इसमें आप देखते हैं कि सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन है हम उस पर विचार करेंगे। उसके बाद हिंदी के आदिकाल का किस प्रकार से काल विभाजन होता है, उसका मुख्य आधार क्या है, आदि और जो विभिन्न काल हैं उनके नामकरण का मूल आधार क्या रहा है, इस पर बात करेंगे। तो आप सबको पता है कि हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास लिखा गया था वो फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी के द्वारा लिखा गया, और 1837 ईस्वी में उन्होंने इस्तवार डाला लितरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। और इस इतिहास ग्रंथ के लिखने के साथ ही इतिहास लेखन की एक सुदीर्घ परंपरा की शुरुआत हो जाती है। और ये उनके सर हेलो। आवाज जा रही है बच्चों? हाँ जी, आ गई आ गई बस। ठीक है, ये इतिहास ग्रंथ मुख्यतः फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, और गार्सा द तासी ने इसमें ज़्यादातर उर्दू के कवियों को इसमें रखा था, और बहुत थोड़े से कवि थे जो इसमें हिंदी के रखे गए थे। तो इस तरह से गार्सा द तासी के साथ ही मिश्र बंधुओं ने मिश्रबंध विनोद नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। इसी तरह से डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ लिखा।
और ये और इसी परंपरा में आगे चल करके शिव सिंह सरोज ने शिव सिंह सरोज नाम से शिव सिंह सेंगर ने इतिहास ग्रंथ लिखा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जब इतिहास ग्रंथ 1929 में प्रकाशित होता है, एक हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, उसके बाद से इतिहास लेखन की परंपरा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। और जो सबसे प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ में दिखता है वो हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है। तो ये इतिहास लेखन की जो परंपरा है, इसमें कम से कम हम इस बात से अवगत होते हैं कि किस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की शुरुआत होती है और उसमें किन किन बिंदुओं को समेटा जाता है विद्वानों के द्वारा, और कैसे हिंदी लेखन की ये परंपरा आगे बढ़ती है। तो इसी तरह से आप आदिकाल के नामकरण पर जब आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो विवाद है हिंदी साहित्य के इतिहास में, वो आदिकाल और रीतकाल के नामकरण को लेकर के है। आदिकाल का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल रखा है, और इस आदिकाल को लेकर के सबसे ज़्यादा विवाद रहा है विद्वानों के मध्य में। और उसका मूल कारण ये था कि ये हिंदी साहित्य का वो प्रारंभिक काल था, प्रारंभिक दौर था, जब हिंदी की शुरुआत हो रही थी, और उसके नाम को लेकर के किस प्रकार उसका कौन सा सबसे सटीक नाम रहेगा, इस पर काफ़ी विवाद रहा, काफ़ी मतभेद रहा। तो आदिकाल के साथ ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रत्येक कालखंड का 2 नामकरण किया। उन्होंने आदिकाल को स्वीकार करते हुए इसी आदिकाल का दूसरा नाम वीरगाथा काल रखा। वहीं पर डॉक्टर जॉर्ज गिरिशन ने इसे चारण काल की संज्ञा दी। फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संधि और चारण काल कहा। राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी। तो आप देखते हैं कि आदिकाल के नाम को लेकर के विभिन्न विद्वानों ने, किसी ने अपभ्रंश काल कह दिया, किसी ने वीर काल कह दिया। तो ये जो नामों को लेकर के इतने सारे नामकरण किए जा रहे थे उस समय, इसका मूल कारण यही था कि उस समय का जो साहित्य था तब तक सही रूप में उपलब्ध नहीं था। धीरे धीरे क्रमशः मिलता जा रहा था और नए नए विश्लेषण और विवेचना उसकी हो रही थी। तो इस आधार पे उस पे नामों को लेकर के, उसकी प्रवृत्तियों को लेकर के, उसकी रचनाओं को लेकर के कई प्रकार की भ्रांतियां थी, और जिनका समाधान कालांतर में होता रहा। और इस प्रकार से आदिकाल वीरगाथा काल या आदिकाल के रूप में सर्वाधिक मान्य रहा। और इस कालखंड में जैन साहित्य हमें प्राप्त होता है, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य, 4 प्रकार की प्रवृत्तियां हमें इस कालखंड में दिखाई देती हैं। इन रचनाओं पे, इस कालखंड की रचनाओं में इन प्रवृत्तियों का होना कहीं न कहीं से इस काल की जो वास्तविक स्थितियां हैं उनसे हम परिचित हो सकते हैं। उनसे अवगत होने के बाद हम उसका सही तौर पे उसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो इन प्रवृत्तियों के आधार पर हम तय कर सकते हैं कि कैसे कौन सी प्रवृत्तियां रही होंगी जो काफ़ी प्रभावी रही होंगी, और जिनके नाते से हम उस कालखंड के तमाम उन बिंदुओं से परिचित हो सकेंगे। हालांकि नामकरण का ये प्रयास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पूर्व भी डॉक्टर मिश्रबंधुओं ने भी किया, और मिश्रबंधुओं के साथ साथ डॉक्टर जॉर्ज गिरिशन ने भी किया। मिश्रबंधुओं में आप देखेंगे कि उन्होंने प्रारंभिक काल की संज्ञा दी, उसके बाद माध्यमिक काल कहा, इसी को अलंकृत काल कहा, परिवर्तन काल और वर्तमान काल, इन 5 कालखंडों में उन्होंने इसको विभक्त किया। और मिश्रबंधुओं से पूर्व में डॉक्टर जॉर्ज गिरिशन ने सर्वप्रथम उन्होंने काल विभाजन का प्रयास किया था, और उनके विभाजन के उपरांत आगे काल विभाजन की करने की जो परंपरा थी वो आगे बढ़ चली। डॉक्टर जॉर्ज गिरिशन ने सबसे पहले इसे 15 कालखंडों में विभक्त किया, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम जो नाम दिया उसमें उन्होंने इसे चारण काल कहा। फिर 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी। एक कालखंड का नाम उन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य कहा। ब्रज भाषा का कृष्ण काव्य की संज्ञा दी। मुगल दरबार, तुलसीदास, यानी कि उन्होंने उस कालखंड में जो प्रभावी लेखक थे, रचनाकार थे, उनके आधार पर भी उनके नामकरण करना उनका उचित समझा। और रीत काल के बाद फिर उन्होंने रीत काल के
बाद के कालखंड को उन्होंने तुलसी के अन्य परवर्ती काव्य के रूप में व्यवस्थित किया। 18वीं शताब्दी का काल 17वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य में रखते हुए उन्होंने एक नाम दिया, और फिर उन्होंने 10वें कालखंड के रूप में उन्होंने कहा कि कंपनी के शासन काल में हिंदुस्तान, और इसी क्रम में महारानी शासन काल में हिंदुस्तान, और उसके बाद अंत में उन्होंने विविध नाम की संज्ञा देते हुए इस तरह से 12 कालखंडों में उन्होंने इसे व्यवस्थित किया। डॉक्टर जॉर्ज ग्रेशन का यह प्रयास आगे के इतिहासकारों ने इसका अनुकरण किया, और इनके अनुकरण के फलस्वरूप जितने भी काल विभाजन किए गए उनका हमें सटीक और व्यवस्थित स्वरूप तब तक नहीं मिल पाता जब तक हिंदी साहित्य जगत में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का उदय नहीं होता है। उनके इतिहास ग्रंथ को सबसे व्यवस्थित और सबसे सटीक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। उसका मूल कारण है कि उन्होंने विधेयवादी पद्धति पर इसका नामकरण किया, और उसका बहुत सटीक जो विभाजन किया वो प्रवृत्तियों के आधार पर किया, और प्रवृत्तियों के आधार पर विभाजन होने के नाते उसके बारे में अन्य विद्वानों की सहमति हमें सहज ही दिखाई देती है। मूलतः आप देखेंगे कि आदिकाल की जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो आश्रय किसी न किसी राजा के आश्रय में रह करके तत्कालीन कवि अपनी रचना करता था, तो एक तरह से आश्रयदाताओं की शरण में रह करके अतिशयोक्त काव्य रचना इस कालखंड की सर्वाधिक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में हमें दृष्टिगत होती है। इसी प्रकार से इस कालखंड में राष्ट्रीयता का अभाव इनके कविताओं में रहता है, और हर कवि कहीं न कहीं से अतिशयोक्त प्रशंसा का शिकार होता है, और अपने जिसके दरबार में भी वो रह करके रचना करता है उसके बारे में बिना आधार के भी वो काव्य रचना करके उसमें अतिशयोक्त प्रशंसा से ग्रसित दिखता है। इसी प्रकार से चरित्र काव्य लेखन की भी बृहद परंपरा इस कालखंड में दिखाई देती है, और भाषा और ग्रंथों की विविधता दृष्टिगत होती है, और वीर काव्य की प्रधानता रहती है, रासो काव्य लिखा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस कालखंड में ज़्यादातर जो रचनाएं हैं वो विविध रूपों में हमें दिखाई देती हैं, और इस कालखंड के इस कालखंड का जो रासो साहित्य है वो सबसे और सर्वाधिक समृद्ध साहित्य के रूप में हमारे सामने आता है। आदिकालीन प्रसिद्ध ग्रंथों में संदेश रासक, जिसे अब्दुल रहमान जी ने लिखा था, पौम चरियू स्वयंभू का 14वीं शताब्दी में रचित एक बेहद ही उत्कृष्ट काव्य ग्रंथ है, और भविष्यत कहा धनपाल कवि की रचना है, और परमात्म प्रकाश पाहुर दोहा, और पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य होने का गौरव भी प्राप्त है। अगर खड़ी पोली की बात न करके हम उसके पूर्व की रचना की बात करें तो पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। अच्छा, हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। हाँ हाँ, दरअसल हमने थोड़ा यहाँ इसमें अभी कॉलेज में ही है तो स्थान परिवर्तन करना पड़ रहा है, वहाँ पर कोई इंस्पेक्शन चल रहा था, इसलिए थोड़ा व्यवधान हुआ। तो नहीं नहीं,
हेलो बच्चों, आवाज जा रही है?
हेलो हेलो, हाँ जी सर, आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है बेटा? जी, हेलो, हाँ जी सर, आ रही है। हाँ ठीक है, व्यवधान के लिए खेद है। दरअसल किन्हीं कारणों से बहुत से क्लास दूसरी जगह शिफ्ट करनी पड़ी। ठीक है बच्चों, हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास पर बात कर रहे थे। तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम कालखंड है, जैसा कि आपको ज्ञात है, संवत 1050 से 1375 का समय है। और आज हम केवल हिंदी साहित्य के आदिकाल पर बात करेंगे। ठीक, हिंदी साहित्य के आदिकाल में, आदिकाल के अंतर्गत जो संपूर्ण साहित्य है वो मुख्यतः 4 प्रवृत्तियों में दृष्टिगत होता है, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रासो साहित्य काव्य के अंतर्गत लिखा जाता है। अधिक साहित्य रासों के साथ ही साथ जैन साहित्य और फिर सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य। इस कालखंड के अंतर्गत इन प्रवृत्तियों में लिखा गया जो काव्य है, वर्तमान में अधिकांश रचनाएं हमें प्राप्त हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 ग्रंथों के आधार पर इस कालखंड का नाम वीर गाथा काल कहा था। उन्होंने वीर गाथा काल की संज्ञा दी थी। वीर गाथा काल कहने के पीछे उनका मूल आधार था कि अधिकांश रचनाएं जो आदिकालीन साहित्य में उन्हें प्राप्त होती हैं, वो वीर युक्त प्रवृत्तियों को आधार बनाकर लिखी गई थी, जिनके नाते से उन्होंने कहा। हालांकि इस नाम को लेकर के आगे काफ़ी विद्वानों ने अपना मतभेद भी व्यक्त किया है। यही कारण है कि और भी कई नाम आते हैं, क्योंकि जैसा कि अभी पूर्व में हमने बताया कि चूंकि किसी न किसी आश्रय में रह करके काव्य कवि या रचनाकार उस समय की रचनाएं करता था, तो वो अतिशयोक्त प्रशंसा में करता था। तो चारण काल की भी संज्ञा देने के पीछे उनका तर्क यही था। और वीर काल आचार्य विश्वनाथ मिश्र जी ने इस आदिकाल को वीर काल कहा उन्होंने। और संध्योच्चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, और सिद्ध सामंत काल और बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। तो ये जो विविध नामकरण इस कालखंड में दिखाई देते हैं, एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसका समाधान आलोचकों को, रचनाकारों को, विद्वान लेखकों को खोजना था। और कालांतर में इन नामों को लेकर के आदिकाल और वीरगाथा काल की प्रति अधिकतर लोगों की सहमति बनी। और आदिकालीन साहित्य में प्रमुख ग्रंथों की अगर बात करें तो उसमें आपने देखा कि पृथ्वीराज दासो एक बृहद महाकाव्य है, जिसे चंद्रबरदाई ने लिखा था, और इसे हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। इस रचना में के अलावा इस कालखंड की जो रचनाएं हैं, खास करके वो 12 रचनाएं, जिनमें विजयपाल रासो, खुमान रासो, बीसल देव रासो, कीर्त पताका, परमाल रासो। परमाल रासो ये एक तरह का ये एक तरह का वीर प्रधान महाकाव्य, जिसमें आला उदल की प्रसंग आप लोग सुनते हैं। तो परमाल रासो जगनी द्वारा लिखा गया था। ये अपने समय का वीर प्रधान प्रवृत्तियों से युक्त महाकाव्य है। परमाल रासो की कहानियाँ खास करके आल्हा के रूप में आप लोक साहित्य में व्याप्त मिलती है, विद्यमान है, और बहुत ही चर्चित और सुप्रसिद्ध महाकाव्य के तौर पर ये जाना जाता है। इसी तरह से बौद्धगान दोहा या पाहुर दोहा परमात्म प्रकाश भविष्यत कहा धनपाल कवि द्वारा रचित है। ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो इस काल में हमें उपलब्ध होती हैं। इनमें हमीर रासो का शारंगधर रचना भी प्रमुख है। तो इस प्रकार से इस कालखंड की ये जो रचनाएं हैं, इनमें अधिकांश रचनाएं हमें ये रासो काव्य के अंतर्गत लिखी हुई प्राप्त होती हैं। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य ये सर्वाधिक चर्चित महाकाव्य रहा है। अधिकांश विद्वानों ने का आरोप है कि इसमें काफ़ी कुछ प्रक्षिप्त अंश है जिसे चंद्रबरदाई ने नहीं लिखा है, किसी और विद्वान के द्वारा इसमें जोड़ दिया गया है, जिसके नाते से इसे अधिकांश विद्वान अप्रमाणिक रचना मानते हैं। रासो साहित्य में पृथ्वीराज रासो का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। इसमें कुल 69 सर्ग हैं, जिसे समय कहा गया है। यदि इसे अप्रामाणिक मानने का अधिक आग्रह न किया जाए तो इस ग्रंथ पर जो सर्वाधिक
महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि अ, इसको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका ने प्रकाशित किया था और इसके तमाम सारे अ, सर्गों को लेकर के उस पर विद्वानों ने आक्षेप भी लगाया था। तो इस नाते से इस ग्रंथ में हमें बहुत कुछ इसके बारे में प्राप्त होता है। इसमें इसका जो बृहद संस्करण आया था जिसमें 16,360 छंद उल्लिखित हैं, बताया गया है और इसके कई सारे संस्करण कालांतर में निकलते रहे हैं। पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है वीर रस के वर्णनों के लिए उन्होंने डिंगल भाषा का प्रयोग किया है और श्रृंगार रस के वर्णन के लिए पिंगल भाषा, जिसे ब्रज भाषा युक्त भाषा आप मान सकते हैं, भाषा का प्रयोग इसमें बहुतायत मिलता है। और यत्र तत्र अगर हम देखें तो संस्कृत हुआ, प्राकृत या ब्रंश भाषा, साथ ही साथ अरबी फारसी शब्दों का भी बहुत प्रयोग इसमें दृष्टिगत होता है। पृथ्वीराज रासो विकसनशील महाकाव्यों की परंपरा का एक उत्कृष्ट महाकाव्य है और इसे अगर हम देखें तो ये अपने समय के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों के रूप में हमारे सामने आता है। इसी प्रकार से आदिकालीन हिंदी का जो जैन साहित्य है वो भी बहुत समृद्धशाली साहित्य है। आदिकालीन जैन साहित्य की जो रचनावली है ईसा की 10वीं शताब्दी से हम उसे मान सकते हैं और इस कालखंड के जो प्रमुख ग्रंथ है उसमें पौंचर्यु स्वयंभू ने जिसे 8वीं शताब्दी में लिखा था, एक उच्च कोटि का ग्रंथ है। और इसके अलावा महापुराण जसार चरित के द्वारा रचित है। जय कुमार चरित पुष्पदंत ने लिखा था और इसी के साथ ही करकांड चरित हुआ या सुबसंत चरित हुआ जिसे नयनंद मुनि ने लिखा था। तो ये जैन साहित्य आदिकाल के साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान अपना रखता है और भविष्यत कहा हुआ या भरत बाहुबली रास शालभद्र शूल की रचना है। ये हमें जैन साहित्य के रूप में रचनाएं प्राप्त होती हैं। इस कालखंड में जैन साहित्य और रासु साहित्य के अलावा सिद्ध और नाथ साहित्य का सर्वाधिक योगदान रहा है। सिद्ध साहित्य जिसे इसकी जो भाषा है संधि भाषा शैली का प्रयोग इस साहित्य में मिलता है और सरापा का नाम आप सबने सुना हो। सरापा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि होने का भी गौरव प्राप्त है। सरापा सिद्ध साहित्य के प्रवर्तक कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं और उन्होंने कोई अलग से महाकाव्य या खंड काव्य जैसी कोई रचना नहीं की, लेकिन उनका सर्वाधिक योगदान इसी रूप में है कि उन्होंने अपने समय में जो उपक्रम किया, जिस तरह से उन्होंने काव्य रचना का प्रारंभ किया और खास करके हिंदी के क्षेत्र में, वो बहुत अविस्मरणीय है, बहुत बड़ा योगदान है उनका। यही सिद्ध कवियों में हम देखें कि इनकी परंपरा 7वीं शताब्दी से लेकर के और 13वीं शताब्दी तक मानी जाती है। ऐतिहासिक दृष्टि से वो हेलो, आवाज जा रही है बच्चों? हेलो, आवाज मिल रही है? तो सिद्ध साहित्य में इनका ऐतिहासिक दृष्टि से काफी योगदान है। विद्वानों ने इसे संध्या शब्द का नाम दिया है। संध्या भाषा शैली का प्रयोग इस कालखंड में होता था और सिद्धों की रचनाएं चर्या गीत और दोहा कोश में इनकी संकलित हैं। चर्या गीत इनका गेय पदों में है। छंदों के प्रयोग में पूरी अव्यवस्था मिलती है इनके और सिद्धों की संख्या करीब 84 बताई गई है। सिद्धों की जो रचनाएं हैं उनका संग्रह सर्वप्रथम हरिप्रसाद शास्त्री जी ने किया था, जिसे बौद्ध दोहा के नाम से जिसे आगे चलकर प्रकाशित किया था। इसकी भाषा प्राचीन बंगला की भाषा थी और इसके बाद पंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने तिब्बत में बिखरी जो सिद्धों की अनेक रचनाएं थी उनका संग्रह आगे चल करके प्रकाशित कराया और इन चर्या गीतों में
आश्चर्य और चर्याचर के नाम से इसे पुकारा जाता है। सिद्धों में सरहपा हुए, सवरपा हुए, लुपा हुए, गुंडरिया हुए, कुरिपा हुए और कणहपा हुए या बिड़ापा, दड़िता इत्यादि प्रमुख रचनाकार हैं। सर्वप्रथम ये इन रचनाकारों को सिद्ध रचनाकार माना गया। इनका समय 8वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है और सिद्धों का जो गुरु शिष्य की परंपरा रही है वो इनके परवर्ती कवियों ने भी उनका अनुकरण किया और उस पर रचनाएं लिखी। इसी तरह से नाथ साहित्य की यदि हम बात करें तो सिद्ध साहित्य के साथ ही कवियों की परंपरा में नाथों का जो रचित साहित्य मिलता है उनका भी साहित्य के उत्थान में बहुत योगदान है। नाथों के आदि गुरु गोरखनाथ जी को माना जाता है। उन्होंने गुरु मच्छिंद्र नाथ की जो नारी भोग प्रधान साधना पद्धति थी उसका विरोध किया। सिद्धों की भांति उन्होंने नाथों की संख्या 84 बताई है। नाथ लोग मूलतः शैव थे, सिद्ध निरीश्वरवादी थे और शून्य की उपासना करते थे। नाथों ने उस शून्य साधना को ईश्वर आदि बना दिया था। नाथों की जो हठ योग परक साधना थी उसे आगे चल करके कबीर ने अपने काव्य में उसे आत्मसात किया, उसका अनुकरण किया और उसके आधार पर उन्होंने काव्य रचना की। गुरु गोरखनाथ ने हिंदी में गोरख बोध और नरवे बोध, गोरख सार और काफिर बोध आदि कृतियों का सृजन किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो नाथ साहित्य है वो भी सिद्ध साहित्य की तरह ही साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। नाथपंथी एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। उन्होंने उनके जो संप्रदाय के अनुयायी थे उनमें मूर्ति पूजा और बौद्धवाद के लिए कोई स्थान नहीं था। तो सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य के इसी क्रम में अमीर खुसरो की जो कविता है, उनकी पहेलियां हैं, उनका भी आदिकालीन साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। अमीर खुसरो ने पहेलियों के तौर पे उन्होंने कई मुकरियां लिखी, ढकोसले लिखे और अमीर खुसरो का जो पूरा नाम था अब्दुल हसन था। वह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और उनका संबंध बलवंत से लेकर के मुबारक शाह तक कई सारे उस समय के पठान राज दरबारों से रहा था। अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले के पटियाली गांव में सन 1253 ईस्वी में हुआ था। अमीर खुसरो ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने खड़ी बोली में रचना करने का उस समय उपक्रम किया था। और अमीर खुसरो का जो साहित्य है केवल मनोरंजन का साहित्य नहीं है बल्कि उन्होंने गंभीर साहित्य रचना की थी। उनकी पहेलियां, मुकरियां, ढकोसले और दो सखुने इत्यादि जो रचनाएं हैं वो भाषा के प्रयोग की दृष्टि से बहुत महत्व रखती हैं। इन्हीं के समकालीन विद्यापति और उनकी रचना, विशेष रूप से जो उनकी पदावली थी, वो उनको एक उस समय के बड़े कवि के रूप में हमारे सामने रखती है। वो आदिकाल के अंतिम कवि के रूप में, अंतिम श्रेष्ठ कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। विद्यापति का जन्म बिहार के दरभंगा में हुआ था और ये इन्होंने, इनकी जो पदावली है वो मैथिली भाषा में रचित है, लेकिन उसके साथ इसी नाते इनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। और विद्यापति मूलतः शैव थे, जिसका रूप उनके शिव संबंधी जो पद हैं उसमें व्यक्त होता है। उनकी पदावली में श्रृंगारी छंदों की संख्या बहुत अधिक है। विद्यापति ने अपने 11 ग्रंथ संस्कृत में लिखे और कीर्तलता, कीर्त पताका या ब्रंश और अपभ्रंश में तथा पदावली उन्होंने मैथिली भाषा में लिखी थी। पदावली में जिस मैथिली भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, कुछ विद्वान उनको प्रत्ययों के आधार पर उसे बंगला की उपभाषा के रूप में चित्रित करते हैं। विद्यापति को बंगाल का कवि भी घोषित करते हैं, किंतु शब्द भंडार और क्रियापदों की दृष्टि से यदि हम विद्यापति का मूल्यांकन करें तो वो हिंदी के अंतर्गत ही आते हैं और उन्हें हिंदी का कवि ही समझना ज़्यादा उपयुक्त होगा। और वह हिंदी के वास्तव में कवि भी हैं, न कि बंगला के कवि हैं। पदावली पर हाल कवि की एक कृति है गाहा सतसई और जयदेव की रचना है गीत गोविंद, जिसका प्रभाव हमें सहज ही दिखाई देता है।
तो इस प्रकार से इन रचनाओं के माध्यम से हम देखते हैं कि जो आदिकालीन साहित्य है वो काफ़ी समृद्धशाली साहित्य रहा है। और इनमें साहित्य का जो स्वरूप है वो बृहद रूपों में हमें दिखाई देता है। अ, और इसी तरह से आदिकाल की रचनाओं के अलावा जो इसके नामकरण या समय सीमा को लेकर के मतभेद है, उसमें भी विद्वानों के बीच में हमें बहुत मतभेद दिखाई देता है। और यही कारण है कि आदिकाल का इतना समृद्धशाली साहित्य होने के बावजूद भी इसको लेकर के जिस तरह से मतभेद और टकराव विद्वानों के मध्य दिखता है, वो काफ़ी कुछ इसमें नए नए विवादों को जन्म देता है। तो इस प्रकार हम आदिकालीन साहित्य का जो इसमें उपलब्ध ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के आधार पर हम इसका विश्लेषण करते हैं और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो साहित्य है वो चाहे जिस कालखंड का हो, वो कहीं न कहीं से जो उस समय की तात्कालिक चित्रवृत्त की प्रवृत्तियाँ होती हैं, वही उस साहित्य में प्रतिबिंबित होती है। और साहित्य या उस समय तक जो उसमें जो परिवर्तन होता है, वो साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन दिखाई देता है। आदि से अंत तक अगर हम देखें तो इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा के परिवर्तन स्वरूप का या साहित्यिक परंपरा के साथ उनका जो सामंजस्य दिखता है, वही साहित्य का इतिहास कहलाता है। और जनता की यही जो चित्तवृत्तियाँ हैं, बहुत कुछ राजनीतिक होती हैं, सामाजिक, सामुदायिक या धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार ही उनमें परिवर्तन भी दिखता है। अतः हम कह सकते हैं कि इन परिस्थितियों का जो किंचित दिग्दर्शन होता है, साथ ही साथ जो आवश्यक होता है इस दृश्य से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में, रुचि विशेष का संचार और पोषण विचार से और किए बिना नहीं संभव है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है। काल विभाजन के विषय में वो कहते हैं कि काल विभाजन करने के उपरांत हमें कालों को विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया जाना चाहिए, तथा यह ना समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और किसी विशेष प्रकार की रचना ही होती रही है, बल्कि कालखंड कोई भी हो, उसमें विभिन्न प्रकार की रचनाएं हमें दिखाई देती हैं। तो एक ही कालखंड में अलग अलग तरह की रचनाएं हमें दृष्टिगत होती हैं, बस चूंकि उन रचनाओं को प्रमुखता से आधार मिल जाता है जिन रचनाओं में जो रचनाएं बहुतायत में या अधिकांश रचनाकारों के द्वारा उस समय में विशेष में लिखी जा रही होती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य का ये इतिहास जिसका जो पहला कालखंड है आदिकाल, उसमें एक तरह से हम देखें तो कई तरह के प्रवृत्तियां हमें दिखाई देती हैं और इस तरह से इतिहास लेखन पर भी इन प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ना बिल्कुल स्वाभाविक है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कई विदेशी और भारतीय विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में जो प्रयास किया था, जिनमें हमने देखा कि फ्रांस के जो निवासी थे गार्सा द तासी, जिन्होंने सर्वप्रथम इस क्षेत्र में अपना प्रयास किया और जिसका परिणाम इस्तवार दाला हिंदुस्तानी के रूप में हमें दिखाई देता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का ये प्रयास बहुत पुराना है और वर्तमान में भी हिंदी साहित्य का लगातार लेखन इतिहास के क्षेत्र में भी चल रहा है। साहित्यिक दृष्टि से इन रचनाओं का और रचनाओं के काल विभाजन पर कई सारे विद्वानों के मतांतर हो सकते हैं। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने के पूर्व जो प्रमुख मान्यताएं थी, उनको स्थापित करने में उनका योगदान है। और शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में इन मान्यताओं को स्थापित उन्होंने किया है और उन्होंने आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव आदि प्रसिद्ध साहित्यिक घटना या इसके नाम के सुधार काल का रूप भी उन्होंने इसमें रखा है। तो हम देखते हैं कि आदिकालीन जो पूरा साहित्य है, उस साहित्य में इन रचनाओं का और इन रचनाकारों का विशेष योगदान रहा है। और इसमें जो उस समय की तात्कालिक रचनाएं थीं, उनमें किन विषयों को मुख्य धारा में रखा गया था, उनको विषय बनाया गया था, उनका काफ़ी योगदान रहा। इसी प्रकार से
इस समय उपलब्ध जो रचनाएं रही हैं उन रचनाओं में प्रमुख रूप से कई सारे संप्रदायों को भी इसमें जन्म दिया है, जिनमें सहापुरुषीय संप्रदाय है, रामदासी संप्रदाय है, या उद्धत संप्रदाय है, स्वसुखी संप्रदाय है, सखी संप्रदाय, महानुभाव संप्रदाय इत्यादि कई सारे संप्रदायों का इसमें आपको रूप इनका जन्म दिखता है। वैष्णव भक्ति का जो प्रारंभिक स्वरूप है वो भी हमें कहीं न कहीं से उसकी पृष्ठभूमि यहीं से बनती दिखती है। तो इस प्रकार से आदिकालीन जो संपूर्ण साहित्य है उसका जो बृहद स्वरूप है वो हमें विभिन्न रूपों में दिखा, और उसका जो सारा श्रेय है वो उस काल के इन रचनाकारों को दिया जाता है। तो सबसे पहले इस कालखंड में जो एक बात सबसे पहले स्पष्ट हो जाती है कि ये जो पूरा साहित्य है उसमें पृथ्वीराज रासो के काव्य से लेकर के आगे की जो तमाम प्रवृत्तियां हैं वो इसमें दृष्टिगत होती हैं। सिद्धों की परंपरा इसमें प्रारंभिक रूप में आती ही है, और सिद्धों ने मुख्यतः प्रतीकात्मक भाषा शैली का प्रयोग किया है, जिसे संध्या भाषा की संज्ञा दी जाती है, और इसमें युक्त अभिप्राय, युक्त वाणी या अभिसंधि इत्यादि अन्य नामों से भी इसे जाना जाता है। तो आदिकालीन संपूर्ण साहित्य का इन रूपों में हमें उनका स्वरूप दिखाई देता है, और इन रचनाओं में विशेष रूप से आपको जैसे इसमें जो लिखा गया है उसमें कवियों जो काला कर्म अनुसार है या समालोचना पद्धति है, विशेष कालावधि के को लक्ष्य करके जो लिखे गए आलोचनात्मक इतिहास है उनका अवलोकन करना आवश्यक है, या भाषा को लक्ष्य करके लिखा जाने वाला जो इतिहास ग्रंथ है जिनमें से हम लोग हिंदी भाषा और साहित्य का विकास या इसी पद्धति पर लिखा गया अन्य जो इतिहास ग्रंथ है उनका अवलोकन करते हैं। समग्रता को लक्ष्य करके लिखा जाने वाला इतिहास इस दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिनमें नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास उल्लेखनीय है। व्यक्तिगत स्तर पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो प्रयास है वो काफ़ी प्रशंसनीय है। उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये हिंदी साहित्य का आदिकाल उन्होंने एक पूरा इतिहास ग्रंथ ही लिखा है, जिसमें हिंदी साहित्य के आदिकाल में उन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल को आदिकाल का नाम दिया, और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य की भूमिका। अपने जीवन काल में मुख्यतः उन्होंने 3 इतिहास ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से हिंदी साहित्य के आदिकाल में उन्होंने आदिकाल का विवेचन करते हुए कि आदिकाल की का नाम आदिकाल ही क्यों रखा जाए, उसका उन्होंने तर्कसंगत तरीके से समाधान सुझाया है, और साथ ही साथ आदिकालीन प्रमुख प्रवृत्तियों को उसमें रेखांकित करने का उपक्रम किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का दूसरा, उन्होंने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास कमोबेश उन्हीं बातों को उसमें भी और विस्तार देने का प्रयास किया है, और उसमें उन्होंने आदिकाल से आगे भी बढ़ करके भक्तिकाल और रीतकाल के कालखंडों का भी विभाजन करके और उनकी विवेचना प्रस्तुत की है। तो इस प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आदिकाल के वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा दी, और आदिकाल संवत 1050 से 1375 के मध्य में जो रचनाएं लिखी गई उन रचनाओं का मूल विषय क्या रहा है, उन प्रवृत्तियों के आधार पर आगे के रचना आलोचकों ने इसमें अंतर्निहित प्रवृत्तियों को सामने लाने का प्रयास किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल का अपना सर्वाधिक योगदान है। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा कालखंड 1375 से 1700 तक है भक्तिकाल का, जो सर्वाधिक बड़ा कालखंड है, जिसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है आदिकाल भक्तिकाल को। तो निश्चित रूप से जो भक्तिकालीन साहित्य वो बहुत समृद्धशाली रहा है। जो सर्वाधिक साहित्य उसमें भक्तिकाल में आप देखते हैं कि भक्तिकालीन साहित्य में मुख्यतः 2 प्रवृत्तियां दृष्टिगत होती हैं। एक तो सगुण साहित्य लिखा जाता है, दूसरा निर्गुण काव्य लिखा जाता है।
निर्गुण काव्य में दो प्रवृत्तियां आपको दिखाई देती हैं। एक तो संत मार्गी या जिसे ज्ञान मार्गी भी कहते हैं, और दूसरा प्रेमाश्रयी या सूफी काव्य धारा। इसी प्रकार से सगुण काव्य धारा में आपको राम काव्य और कृष्ण काव्य दिखता है। निर्गुण काव्य और सगुण काव्य के अंतर्गत एक तरफ राम काव्य के प्रवर्तक आपको तुलसीदास है, और सगुण कृष्ण काव्य के सूरदास जी हैं। तो जो भक्तकालीन काव्य है वो काफी समृद्धशाली साहित्य है। उसमें कबीर से लेकर के सूर, तुलसी, जायसी इत्यादि बड़े रचनाकार हमारे सामने आते हैं। इसी प्रकार से रीतकालीन साहित्य, रीतकाल 1700 से 1900 तक 200 वर्षों का साहित्य रहा है, और रीतकाल में मुख्यतः तीन प्रवृत्तियों में लिखा गया काव्य आपको दिखाई देगा, जिनमें सबसे पहले रीतबद्ध काव्य, फिर रीत सिद्ध काव्य और अंत में रीत मुक्त काव्य। तीन प्रमुख प्रवृत्तियां रीतकालीन काव्य में काव्य रचना का आधार बनती हैं। और इसी प्रकार से जब हम आधुनिक काल में आते हैं तो आधुनिक काल में सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का सर्वाधिक योगदान होता है आधुनिक काल में। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 में वाराणसी में हुआ था, और कमोवेश उनके नामकरण से लेकर के भारतेंदु का जो प्रारंभ है 1850 से 1900 तक के मध्य मान लिया जाता है। आधुनिक काल का जो प्रथम कालखंड है वो भारतेंदु है, और भारतेंदु के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जो द्विवेदी युग जिनके नाम पर पड़ा, 1900 से लेकर और 1918 तक का जो समय है साहित्य में, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा। इसी प्रकार से छायावाद का द्विवेदी युग के बाद, अवसान के बाद छायावाद का जन्म होता है, और छायावाद 1918 से 1936 तक का समय छायावाद के रूप में जाना जाता है। छायावाद के प्रवर्तक कवि महाकवि जयशंकर प्रसाद जी हैं, और संयोग से आधुनिक काल के प्रथम प्रवर्तन का श्रेय भारतेंदु जी को जाता है। उनकी जन्मस्थली भी वाराणसी रही है। उसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी का भी जन्म 1889 में वाराणसी में, उनका भी सोहनी साहू परिवार में होता है। 1937 में प्रसाद जी का देहावसान होता है, और 1885 में भारतेंदु जी का होता है। कहीं ना कहीं से जो रचनाकार होता है उसकी जो मातृभाषा होती है, उसका जो संपूर्ण परिवेश होता है, उसकी रचनाओं में भी दिखाई देता है, परिलक्षित होता है। तो भारतेंदु जी के साथ ही साथ समानांतर आगे चल करके प्रसाद जी का भी साहित्य के क्षेत्र में, खास करके आप छायावाद के एक प्रवर्तन कवि के रूप में, प्रवर्तक के रूप में आप देखते हैं कि छायावाद के उत्थान में उनका बहुत बड़ा योगदान है। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कवियों में प्रसाद, पंत निराला और महादेवी वर्मा हैं। इनकी जो रचनाएं हैं और इनका जो काव्य के इतर जो इनका साहित्य है, उसे आप हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत उसका अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में छायावाद के बाद प्रगतिवाद आता है, और प्रगतिवाद 1936 से 1943 तक हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। प्रगतिवादी साहित्य के बाद आप प्रयोगवाद का स्वरूप देखते हैं, जिसके प्रवर्तक सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को माना जाता है। अज्ञे ने प्रयोगवादी कविताएं न केवल खुद लिखी, बल्कि उन्होंने तालसप्तकों के माध्यम से अन्य कवियों को प्रेरित किया और उनसे प्रयोग धर्मी कविता रचना करवाई। तो अज्ञे जी का इस क्षेत्र में आप देखेंगे बहुत बड़ा योगदान है। प्रयोगवादी काव्य के बाद हिंदी साहित्य में नई कविता का दौर शुरू होता है। 1952-53 से नई कविता का प्रारंभ होता है। तो इस तरह से जो संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो 1850 संवत 1050 से शुरू होता है और अद्यतन तक, जिसका विस्तार
हो रहा है। इस संपूर्ण कालखंड को संक्षेप में हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकाल, भक्तकाल, रीतकाल और आधुनिक काल के रूप में व्यवस्थित किया गया है। और आधुनिक काल में आपने देखा कि आधुनिक काल का पहला कालखंड भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी, प्रगतवादी, प्रयोगवादी और नई कविता, इतने कालखंडों में व्यवस्थित है। इसके बाद वर्तमान में नई कविता के अंतर्गत नई कविता का प्रयोग और काव्य रचना उसमें लगभग जारी है। तो इस प्रकार से संपूर्ण जो साहित्य है उसको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से उल्लिखित 4 खंडों में हमने बांटा है। और इसके अंतर्गत किस कालखंड की कौन सी प्रमुख प्रवृत्ति रही है, कौन सी रचना रही है और उसके रचनाकार कौन से हैं, रचनाओं का विषय वस्तु क्या है। उसी प्रकार से भक्तकाल को क्यों हिंदी साहित्य का स्वरयुग कहा जाता है, भक्तकाल के अंतर्गत कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, या छायावाद या प्रगति या प्रयोगवाद, इन समग्र वादों के बीच में जो रचनाएं लिखी गई और उन रचनाओं में निहित अर्थ या उनका उद्देश्य क्या है या उनका मूल विषय क्या है, इसका अध्ययन करना होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके इस पाठ्यक्रम का इसका पहला जो खंड है वो हिंदी साहित्य का प्रारंभ और विकास है। और उस विकास के क्रम में हमने देखा कि संपूर्ण इतिहास इस रूप में विभक्त है। अब हमें हिंदी साहित्य के इस जो प्रारंभिक काल है उसका परिवर्तन आज हमने प्रारंभिक तौर पे पढ़ा। और कल की कक्षा में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आदिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं और मूलतः उनके नामकरण और विभाजन को लेकर के क्या क्या समस्याएं आती हैं, इसका व्यवस्थित अध्ययन करते हुए फिर हम भक्तिकाल पर चर्चा करेंगे। तो आज की ये पहली क्लास थी जिसमें थोड़ा सा व्यवधान भी रहा, समय का व्यतिरेक भी इधर उधर हुआ। कल हम व्यवस्थित तरीके से फिर आदिकाल, आप लोग भी जो आपका पाठ्यक्रम है और निर्धारित जो पुस्तकें हैं उसको एक बार रीड कर लीजिएगा। आद्योपांत अगर उसको पढ़ते हुए यहाँ पर आएंगे तो आपके लिए समझना भी आसान होगा और इधर जब आप क्लास कर लेंगे तो वो बातें और आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो कल हम जो कुछ आदिकाल में अवशेष है उस पर थोड़ा और सूक्ष्मता से प्रकाश डालेंगे और फिर आदिकाल के बाद भक्तिकाल पर बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की जो क्लास है वो यहीं पर हम उसे विराम देते हैं। कल ठीक 12 बजे में 5 मिनट बाकी रहेगा। आप लोग कक्षाओं से जुड़ जाइएगा ऑनलाइन। और कल हम आदिकाल पर ही बात करेंगे, लेकिन जो उसके मूल और स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। कल ठीक 12 बजे हम लोग क्लास में उपस्थित। जी सर।